रूपा की खातिर सोमेश्वर को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा था। एक दहशत भरे माहौल में रहकर अब वह भविष्य की सोच परेशान था, क्योंकि कुछ करने से पहले एक भय उसके जेहन में बार बार उठ रहा था। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए चित्तू की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है फिर भी भय। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो कर ही देना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। सामने समुद्र का अनंत विस्तार था। सूरज का लाल चक्का बादलों के बीच अटखेलियां सा करता समुद्र में समाने को आतुर था। बारिश की संभावना थी, फिर भी जुहू बीच के तट के बालू पर कुछ जोड़े जमे बैठे थे। रात घिरने में अभी देर थी। रूपा ने सोमेश्वर के आगोश में पड़े पड़े उसके मुखमंडल की ओर देखा, जहां विषाद की घनी छाया थी। उसे अपनी ओर घूरते देख सोमेश्वर मुस्कराया। क्या देख रही हो? यही कि अभी तक तुम भय मुक्त नहीं हुए, रूपा बोली। अब तो हम अपने प्रदेश से काफ़ी दूर हैं, फिर भी क्या यहाँ खतरा नहीं है? सोमेश्वर बोला। लाखों की भीड़ में भी कुछ चेहरे पहचान ही लिए जाते हैं। जब अग्नि में कूदे हो तो फिर भय कैसा? रूपा बोली। फिर हम एक अच्छे लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। रूपा ठीक कहती है, आग में कूदने के बाद जलने का भय नहीं होना चाहिए। सोमेश्वर सोचने लगा, फिर भी भय तो है। अपने जीवन और सम्मान के खो जाने का भय किसे नहीं होता। मैंने यह कैसा रास्ता चुन लिया है जिसमें पलायन और विस्थापन ही मिल रहा है। अपने गांव से निकलकर मैं असम के छोटे बड़े शहरों के चक्कर लगाता हुआ गुवाहाटी पहुंचा, मगर वहाँ भी चैन नहीं था। वहाँ से अचानक ही पलायन कर मुंबई आना पड़ गया। क्या सोचने लगे? रूपा की आवाज़ सुनकर वह चौंका। कहीं यह मेरे भय और निराशा को भाप न ले, इसलिए उसने उसे अपनी बलिष्ठ बाहों में भींच लिया। जरा आराम से, रूपा कसमसा कर अपने बड़े पेट पर हाथ फेरते हुए बोली। अब कुछ ही दिनों की तो बात है, इसके बाद हमारा पुआली यानी बच्चा हमारी नज़रों के सामने होगा, मगर खर्चा कहाँ से आएगा? सोमेश्वर चिंतित स्वर में बोला। इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? रूपा बोली। बंसीदा जब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही व्यवस्था करेंगे, खर्च की व्यवस्था। बंसीधर हंस पड़े। हरा सोना उगलने वाला है हमारा प्रदेश, जहाँ एक से बढ़कर एक मालदार मारवाड़ी बैठे हैं। छोटी बड़ी कंपनियों के प्रबंधक और निर्देशक यहाँ लाखों में खेल रहे हैं, वही हमारी व्यवस्था करेंगे। मगर बंसीदा, हमारा काम गुपचुप होना चाहिए। सोमेश्वर की आवाज़ थरथरा उठी। कहीं पकड़े न जाएं। तुम हमारा खेल देखते रहो। बंसीधर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। अभी मुझे तुम जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। तुम्हारी संतान भी तुम जैसी बहादुर हो। हम लोग यही चाहते हैं। हमसे गलती हो गई बंसीदा, सोमेश्वर सिर झुकाए बोला। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। घर के लोग और गांव वाले क्या सोचेंगे, यही सोच सोच कर परेशान हूँ। अब सोचने का समय निकल गया। अभी तो रूपा के प्रसव का इंतजाम करना है। बंसीदा उसके कंधे थपथपाते हुए बोले। जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मगर उसकी आंखों में नींद न थी। वह होटल के कमरे से बाहर निकल आया। उस समय ट्रैफिक न होने की वजह से सड़कें कितनी विशाल लग रही थीं। विद्युत प्रकाश के कारण काली सड़कें साफ चमक रही थीं। अचानक सर्र से कोई गाड़ी गुजरती और रात के अंधेरे को चीरती दूर निकल जाती। दूर दूर तक बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में अंधेरा बढ़ रहा था। दूर समुद्र की लहरें पछाड़ खा खाकर गिर रही थीं और समुद्र गुरु गंभीर आवाज में गर्जना कर रहा था। सोमेश्वर सोचने लगा,
कितना अंतर है समुद्र और पहाड़ों में। मेरे गांव से नागालैंड की पहाड़ियां दिखती थीं। गांव के साप्ताहिक बाजार में नागा लोग मुर्गे, अंडे, हरी सब्जियां और कच्चे बांस के फूल और जाने क्या कुछ बेचने आया करते थे। मैं भी अपने बाबा के साथ बाजार में खरीदारी को जाया करता था। कितना अंतर है यहाँ और वहाँ की ज़िंदगी में। वहाँ का जीवन कितना सीधा साधा था, लेकिन यहाँ जीवन कितना टेढ़ा मेढ़ा और उलझनों से भरा है। फिर मैंने जो रास्ता चुना है वह तो चक्रव्यूह ही है। व्यूह भेदन के लिए ही तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मगर यह कैसी अजीब बात है कि जितना ही मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। पहले उसने पुलिस और फौज की नज़रों से बचने के लिए गांव से पलायन किया। पार्टी के कार्यों की खातिर उसने अनगिनत गांवों, शहरों की दौड़ लगाई। तीर कमान से लेकर बंदूक और बमों का जुगाड़ किया। हर काम के पीछे खतरा और पैसों की ज़रूरत महसूस होती थी। फिर भी दूसरे प्रदेशों से आए लोगों से जबरन चंदा वसूली का भी काम शुरू किया गया। अंततः उसे गुवाहाटी में ठौर मिला। पार्टी प्रमुख ने उसकी सक्रियता को देखते हुए उसे गुवाहाटी में ही रहने का आदेश दिया, जहां उसे थोड़ी राहत मिली। एक दिन जब रूपा उससे मिली तो वह उसे देखता रह गया। अपार सौंदर्य की स्वामिनी रूपा उसे पहले ही नज़र में भा गई। वह खुद को उसकी रूप राशि में डुबो चुका था। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में गुपचुप वह उससे गंधर्व विवाह भी कर चुका था। पार्टी के लोगों को कुछ पता न था। पता तो तब चला जब वह गर्भवती हो गई। पार्टी प्रमुख ने पहली बार उसके इस कृत्य पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी। वैसे उसका नाराज होना वाजिब था, क्योंकि चुनाव की सरगर्मी जोरों पर थी। उसी के साथ पार्टी के प्रमुख लोगों की धरपकड़ तेजी से हो रही थी। खासकर उसे पुलिस बेसब्री से तलाश कर रही थी, क्योंकि 3-4 बम विस्फोटों में उसका नाम आ चुका था। कभी उसे भी लगता कि आखिर यह बम विस्फोट और बेकसूरों की हत्या किस लिए। वह चैन से जीना चाहता था और अपना परिवार बसाना चाहता था। पहले तो यही प्रस्ताव आया कि रूपा का गर्भपात करा दिया जाए, मगर इसका उसने जमकर विरोध किया। दिन गुजरते गए। अंततः गर्भपात कराने का विचार उसके मन में भी आया, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। गर्भपात कराने से रूपा की जान को भी खतरा था। एक तरफ रूपा की जान का खतरा तो दूसरी तरफ स्वयं के पकड़े जाने का भय था। उसके पकड़े जाने के बाद पार्टी के सदस्यों का हौसला पस्त हो सकता था, इसलिए आनन फानन में उसके प्रदेश छोड़ने की व्यवस्था की गई। पहली बार उसने नाम बदलकर हवाई जहाज की रोमांचक यात्रा की और मुंबई में कदम रखा। फिर वहीं एक व्यक्ति के घर में कुछ दिन गुप्त रूप से रूपा के साथ रहा। उसके बाद उन्हें होटल में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से आए होंगे इतने रुपए, किसने दिया होगा इतना सारा रुपया कि वह हवाई यात्रा कर सके और मुंबई जैसे महानगर के महंगे होटल में ठहर सके। वह यही सब कुछ सोच ही रहा था कि उसे रूपा की चीख सुनाई दी। वह तुरंत कमरे के अंदर गया। रूपा प्रसव पीड़ा से चीख रही थी। सोमेश्वर ने तुरंत बंसीधर को फ़ोन मिलाया। बंसीदा आने से पूर्व ही टैक्सी के लिए फ़ोन कर चुके थे। उन दोनों ने महिला वेयरों की मदद से रूपा को टैक्सी में सवार किया। टैक्सी उन लोगों को साथ ले शीघ्रता से एक प्राइवेट अस्पताल के सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर ने रूपा का मुआयना करके बताया कि स्थिति खतरनाक है। यह एक सर्जिकल केस है, जिसमें लगभग 60,000 रुपये खर्च होने की संभावना है। 60,000? सोमेश्वर का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना रुपया कहाँ से आएगा? कौन देगा इतना रुपया और क्यों देगा? तभी बंसीधर ने 1,000 रुपये डॉक्टर के सामने मेज पर रख दिए और उसे सोमेश्वर की बाँह पकड़कर बाहर निकल आए। बंसीदा, इतना रुपया कहाँ से आएगा? सोमेश्वर बोला। कौन देगा हमें इतने रुपए? सारा पैसा वही लोग देंगे जो हमारे प्रदेश के हरे सोने को रुपयों के अंबार में बदलते हैं। बंसीधर गंभीर आवाज़ में बोले। बस तुम चुप रहो, चिंतित मत हो और मेरा काम देखते जाओ।
बंसीधर ने टेलीफोन कक्ष में घुसकर फोन मिलाया। उधर से कोई आवाज़ आई जिसके जवाब में वह बोले, हाँ, डिलीवरी के खर्च की भरपाई आपकी कंपनी करेगी। कंपनी के मालिक का घर और मुख्यालय यहीं है, दिक्कत ना होगी। आप लोगों ने हमारे हरे सोने से बहुत कमाया है। 1 लाख ज़्यादा नहीं होते। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। हाँ, हमारे गर्भस्थ शिशु को कुछ हुआ तो आप लोगों के बच्चों की खैर नहीं। हाँ, आपका तो इस मामले में कटु अनुभव भी रहा है ना, कहीं फिर पुरानी कहानी न दोहराई जाए। बंसीधर ने फोन रख दिया। उनका चेहरा निर्विकार था, मानो कुछ हुआ ही न हो, मगर सोमेश्वर का सर्वांग कांप उठा। तो पैसे की व्यवस्था इस प्रकार होती है। एक गर्भस्थ शिशु की खातिर बच्चों की हत्या की धमकी कितनी शर्मनाक बात है। क्या यह ठीक होगा? उसकी आंखों में कितने ही सवाल थे, मगर वह बंसीदास से सवाल नहीं कर सकता था। आखिर उसी की खातिर तो वह यह सब कर रहे थे। सोमेश्वर की नज़रों के समक्ष 7 साल पुराना एक दृश्य घूम गया। बड़े भाई की पत्नी का पहला प्रसव था। घर में उत्सव सा माहौल था। बाबा बड़े प्रसन्न थे। माँ पूरे गांव में उस प्रसव का समाचार सुनाती फिर रही थी। प्रसव के बाद बड़े भोज का आयोजन किया गया था, मगर उसका बच्चा तो एक पराये शहर में चोरों की तरह जन्म लेने वाला था, और जिसकी खातिर धमकियों के बल पर हजारों लाखों रुपए इकट्ठे किए जा रहे थे। क्या यह ठीक है? क्या यह उचित होगा? मगर बंसीदा तो जैसे कुछ सोचने का अवसर ही नहीं देते। उनकी आवाज़ में दृढ़ता और कठोरता है। मगर ऐसा बच्चा जो भय, तनाव और दहशत के माहौल में पैदा होगा, उसका जीवन कैसा होगा? हमें क्या कमी है जिसके लिए हम यह सब संघर्ष कर रहे हैं? सभी स्थान और सभी प्रदेशों में तो लूट और भ्रष्टाचार है, अनाचार और अत्याचार है, और गरीबी वह तो हमारे प्रदेश से कहीं अधिक दूसरे प्रदेशों में है। तभी तो दूसरे प्रदेशों के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं। यह ठीक है कि उनके पास समृद्धि है, संपत्ति है, जो उन्होंने हमारे प्रदेश में ही बनाई है, मगर हम वह संपत्ति और समृद्धि क्यों नहीं बना पाते? कहीं हम ही लोगों में तो खोट नहीं? क्यों हम अपने आलस को त्याग नहीं पाते? क्यों नहीं हम भी उद्यमी बनते? ऐसी ही बीसियों सवाल उसके दिमाग में भरते चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर ने कमरे में प्रवेश किया। उसके मुखमंडल पर विजेता की मुस्कान थी। हाथ में लिए हुए बैग को खोलकर रुपयों का ढेर लगाते हुए बोले, यह लो सोमेश्वर, 1 लाख है। अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। शिशु का जन्म तो आसानी से हो जाएगा, मगर जब यह अपनी जन्म की कथा सुनेगा तो क्या कहेगा? दहशत भरे माहौल में धमकी के बल पर ऐंठे गए रुपयों के द्वारा उसका जन्म हुआ था। तब यह सुनकर उसे कैसा लगेगा? और फिर अभी खतरा टला कहाँ है? मुंबई से असम की वापसी क्या इतनी आसान होगी? जगह जगह पुलिस, फौज और खुफिया विभाग की टोह। वह फिर भय की दुनिया में विचरण करने लगा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।